नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज से हम आपके लिए खास समझ लीजिए सीरीज की ही शुरुआत कर रहे हैं और वो है कि 12वीं के बाद जब आपको कोर्स सिलेक्ट करने का मौका आता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या करें। इसीलिए आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन ही ऑप्शन। जी हाँ, क्योंकि जब ढेर सारे लाखों में बच्चे 12वीं का इम्तिहान देने के बाद आगे क्या करना है ये सवाल सामने आता है तो कंफ्यूजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कई बार तो कुछ लोगों को क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या कहे ओवर ऑप्शन से जूझ रहे होते हैं। याद कीजिए वो वक्त जब देश में या तो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या बहुत हुआ तो चार्टेड अकाउंटेंसी, इन दो तीन चीजों के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं था। यानी फोकस बड़ा क्लियर था, सबके सब उसी दिशा में काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में अच्छी बात तो ये हुई है कि ढेर सारे ऑप्शंस निकल आए हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके आए हो। लेकिन इतने सारे ऑप्शन अक्सर कंफ्यूज भी कर देते हैं और समझ नहीं आता है कि हम कौन से कोर्स का चुनाव करें, कौन से कॉलेज का चुनाव करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इस चुनाव का। चुनाव ऐसा नहीं कि उसने ये लिया तो मैं भी ये ले लूं, ये बड़ा एक डिफिकल्ट सवाल हो जाता है। और इन सारी बातों पर हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा करियर निर्भर करता है। तो 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यही कश्मकश इस वक्त देश के लाखों छात्रों के मन में है, उसी को दूर करने की आज होगी कोशिश। इनफैक्ट आज नहीं, अगले हफ्ते भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ वो मूल चीजें देखते हैं, वो जहां पर हम सब अटक जाते हैं, वो बच्चे अटक जाते हैं जिन्होंने 12th क्लियर किया होता है। क्या है वो सवाल, वो बड़ी चीज है, एक नजर डालते हैं फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। किन चीजों पर करियर की बुनियाद टिकती है 12वीं के बाद? करियर वही जो रुचि का हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरे की देखा देखी मत लीजिए, उसने साइंस लिया तो मैंने ले लिया, उसने अगर कॉमर्स लिया। आपकी रुचि कहाँ है, आपके इंटरेस्ट कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबकी सुने पर फैसला खुद ले। बहुत सारे लोग आएंगे आपको बताएंगे तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें वो कर लेना चाहिए। आप खुद को पहले पहचानिए, खुद से सवाल कीजिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। आपके कौशल का इस्तेमाल, हम सब लोगों में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, हमारे इंटरेस्ट से वो टैलेंट डेवलप होता है। इसीलिए आप अपने उस टैलेंट को पहचानिए, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और कौन सी वो बातें होंगी जहां पर आपका ध्यान होना चाहिए, वो है सही इंस्टीट्यूट और सही कोर्स का चुनाव। अगर आपने इन सारे सवालों को पार कर लिया तो फिर ये है कि भाई कोर्स कौन सा लूं और कॉलेज कौन सा ज्वाइन करूं। इसके अलावा सिलेबस, टीचिंग मेथड, ये सब भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फैकल्टी कैसी हैं, पढ़ाते कैसे हैं, सीनियर और पूर्व छात्रों से आप इस बारे में राय ले सकते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा है किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। और हाँ, ये सारी बातें जब आप सोचते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, फ्यूचर स्कोप। उस पर जरूर नजर होनी चाहिए कि आज जो आप सोच रहे हैं उसका भविष्य कितना है और कितनी ग्रोथ होगी। और हाँ, फाइनेंशियल बातों का आपको जरूर ख्याल रखना है, भाई कितनी फीस लगने वाली है, ये उसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो भविष्य में आपको वो चीज कितना कमा के देगी, ये उसका दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। तो हम समझ सकते हैं ये थोड़ा सा गहरा काम है, इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ करने के बाद रियलाइज होता है वो शायद मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन उसी कश्मकश से आपको बचाने की कोशिश करेंगे आज। और इसमें हमारा साथ देने के लिए कुछ खास मेहमान हमने यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं कैरियर विड्थ की डायरेक्टर मानवी बंसल, ड्रीम अहेड की फाउंडर प्रीतिका शर्मा और AITMC वेंचर्स के फाउंडर दीप सिहाग सिसई साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मानवी, जैसा मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया कि 12th के बाद बहुत बड़ा सवाल आ जाता है मन में कि क्या करें। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से इसमें क्लियर होते हैं, लेकिन बहुत सारे तब जाके सोचना शुरू करते हैं। क्या पहली सीढ़ी ही ये हो सकती है कि आप पहले से ही थोड़ा इस बारे में सोचना शुरू करें, जैसे 12th पास हो तो आपके मन में क्लियर हो, इतने परसेंटेज आए तो ये करना है, इतने ला पाया तो ये करूंगा। चलिए, शायद मानवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। अगर प्रीतिका आप मेरा सवाल सुन पाई हो तो यू कैन आंसर प्लीज। सोचना किसी चीज का हल नहीं है। आज के टाइम में, आज के कंपटीशन में बच्चों को 8 से ही प्लान करना स्टार्ट करना चाहिए। उनकी इस जर्नी में पेरेंट्स को इक्वली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल ग्रेड्स वो है 9th 10th 11th एंड 12th। तो आपने जो करना है, आप जिस चीज के लिए बने हैं,
आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसको करने के लिए आपका पोटेंशियल कितना है, और फिर उस लाइन में आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। सो इट्स आई मीन लॉन्ग जर्नी। तो उसके लिए आपको अपनी जर्नी 9 से ही प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनानी चाहिए, ताकि 12th के बाद मार्क्स आपका क्राइटेरिया ना हो कि मेरे 90 आए तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगी, ये कोर्स करूंगा, मेरे 80s आए मैं ये प्रोग्राम करने वाला हूं या वाली हूं। आपकी प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रोड मैप रेडी होनी चाहिए 11th एंड तक, ताकि 12th में आप सिर्फ एक्सप्लोर करो, एप्लीकेशंस पे वर्क करो, ताकि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आप डिजर्व कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ले पाओ। जी, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दीप साहब, क्या 8वीं का बच्चा ये डिसाइड करने में सक्षम होता है कि उसे 12वीं के बाद क्या करना होगा, और अगर सक्षम नहीं होता है तो किन बातों से वो सक्षम हो सकता है? क्या पेरेंट्स ही उसकी मदद करेंगे, क्या टीचर्स उसकी मदद करेंगे, या दोस्त उसकी मदद करेंगे? ये चीज होगी कैसे? शायद दीप तक भी आज हमारी बात नहीं पहुंच पाई। आई थिंक मानवी इज थ्रू नाउ, राइट। तो प्रीतिका, आपको ही जवाब देना होगा इस सवाल का भी कि आपने जो बातें बताई वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एक 8th क्लास का स्टूडेंट इज कैपेबल कि वो ये बातें डिसाइड कर पाए और उस तरीके से और सही दिशा में सोच पाए, ताकि जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 12th के बाद उसके लिए पिक्चर क्लियर हो? देखिए, ये एक अकेले बच्चे की जर्नी नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होने चाहिए, बच्चा, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ये तीनों का एक ट्रायंगुलर टीम वर्क होना चाहिए। बच्चा क्या करना चाहता है और उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो कम्युनिकेटिव है, या बच्चे में न्यूमेरिकल स्किल्स हैं, या कितना वो इंट्यूटिव है। ये सारी चीजें एक टीचर बच्चे को 8 to 9 आवर्स उसके साथ रहता है, एनालाइज कर सकता है। एंड पेरेंट्स के साथ एक टाइम टू टाइम मंथली उनकी इंटरेक्शन होती है, जिसमें वो बच्चे के पेरेंट्स को अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं। हम उसको जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, या हम उसको एक कोई एक्सप्लोर एक्टिविटीज दे सकते हैं कि आपको ये रिसर्च और एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिविटी मिली है, तो वो छोटे छोटे से, या बच्चे को एक खुद की ही ब्रैग शीट क्रिएट करने को बोलो कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसी चीजें करनी अच्छी लगती हैं, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, बच्चा कैसा है, और बच्चे के इंटरेस्ट, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड को एक अलाइन करके उसमें 9 से ही उसकी रोड मैप रेडी हो। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतने 99.9% वाले बच्चे को भी श्योरिटी नहीं होती कि उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो उसमें 80% वाला बच्चा कुछ ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में कम है। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कि ये जर्नी बहुत प्लान होनी चाहिए और ये प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट होके, ताकि बच्चा एक टाइम फ्रेम को फॉलो करे और उसके पास पता हो कि मुझे 9th में क्या करना है, 10th में क्या करना है, मेरा +1 का गोल क्या है, ताकि 12th के बाद उसको एक फ्रस्ट्रेशन ना हो, या बच्चा 12th के बाद ये ना सोचे कि मैं 1 साल ड्रॉप करूं या नेक्स्ट ईयर प्लान करूं, ताकि उसको उसका ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम डेस्टिनेशन इमीडिएटली द स्टूडेंट कंप्लीट्स 12th उसको उसमें एडमिशन मिल जाए। तो ये एक टीम एफर्ट, ये बड़ा अच्छा कहा आपने कि टीम एफर्ट है और उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है। मानवी, तो आई होप कि आपने हमारी अब तक की बातें सुनी होंगी। मान लीजिए कि कोई बच्चा 8th से ये शुरू करता है और 8th और 9th में आ गया, अब जब वो 10th और 12th 10th के बाद 11th और 12th कर रहा है, क्या वहां पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे या तो कुछ बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, अब हम सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में सीटें लिमिटेड होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर मुझे अपना 11th या 12th का ही रिजल्ट अच्छा करना है ताकि एक बेहतर परसेंटेज के साथ मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए अपनी या तो अप्लाई कर सकूं या फिर वहां पर आगे जा सकूं। अब दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है जो कि 12th के बाद ही होती है तो उसकी अप्रोच डिफरेंस है। क्या यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है? मतलब ये थोड़ी एक ऐसी बात है जहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट 9, 10th, 11, 12 सही टाइम है सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कोई एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो उस तक पहुंचेंगे कैसे। तो 9, 10, 11, 12 में सबसे पहले सोचना कि मैं किस चीज़ में रुचि रखता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड, मेरे स्कोर्स क्या बोलते हैं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है,
इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और अब सीबीएसई ने इतना आसान कर दिया है, वो नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है या साइंसेस पढ़ना है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिना मैथ्स के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो क्योंकि सीबीएसई ने लिबरल कर दिया है, इवन बाकी करिकुलम से लिबरल कर दिया है चॉइसेस, तो आप अपनी चॉइसेस ओपन भी रख सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको क्या कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स लेने हैं। प्लस अब आई थिंक एक और चीज़ है कि यहाँ पर अकेला इंजीनियरिंग और अकेला बीकॉम नहीं रह गया है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है इंडिया में जो आगे हमें नेक्स्ट पड़ाव तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें लेना है, ये सब तैयारी बच्चे को 10वीं से ही सोचना है। और सो जितने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है जो सीबीएसई में बच्चा पढ़ रहा है। स्पेशली अगर आप CUET देखेंगे उसमें एक सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम भी है एंड जनरल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है। जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी वैसे भी बच्चे को करनी चाहिए एंड जो सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी वो बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है और उसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छी बात हुई कि आप 8 से शुरू कर दे, नहीं तो 10th के बाद 11, 12 जो आपकी दो बड़ी क्लासेस होती हैं या जिसको कई शहरों कई प्रदेशों में जूनियर कॉलेजेस भी माना जाता है, वहां से इन चीजों को पकड़े। दीप साहब, अब यह है कि अलग अलग स्ट्रीम्स और उनके लिए अलग अलग क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले आर्ट्स के साथ, क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि भाई अब आर्ट्स अगर आपने ले लिया है, अक्सर पेरेंट्स भी निराश हो जाते हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं, आगे क्या स्कोप होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या अब बदलते वक्त के साथ आर्ट्स लेकर भी आप कुछ बढ़िया कोर्सेज के लिए सोच सकते हैं? आई थिंक आर्ट्स में जितना अब ये सवाल मेरा दीप साहब से था, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंची। दीप साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? This question is for me, sir. जी जी सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद CNP आवाज़ का। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूँगा कि 12वीं के बाद सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा भारत सरकार ने और NSQF ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऐसे ईजाद किए हैं जहां पे बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग 4000 से ज़्यादा कोर्सेज एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, अलग अलग 37 सेक्टर्स में भारत सरकार बहुत अच्छे 4000 कोर्सेज लेके आई है, जहाँ पे 12th के बाद अगर कोई बंदा कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स सेलेक्ट करता है और उसमें 3 महीने से 4 महीने के क्रैश कोर्स के बाद ही इज़ एलिजिबल फॉर ए जॉब, ए गुड जॉब इन द इंडस्ट्री। अभी तक हम जितनी भी आज तक कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं वहाँ पे हम एक चीज़ मिस करते हैं कि क्या एक बच्चा आर्ट, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ क्या साथ में वो वोकेशनल एजुकेशन में जो प्रगतिशील देश हैं या जो ऑलरेडी विकसित देश हैं उनके पैटर्न पे क्या एक बच्चा 12वीं के बाद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। तो पिछले 5 साल से सरकार ने विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जहाँ पे बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज ले सकता है और इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज, इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन कोर्सेज NSDC। तो ये अच्छी बात है दीप साहब कि ये कोर्सेज हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग और स्किल का डेवलपमेंट, लेकिन ये आप बच्चे को फाइनली अर्निंग के किस पैटर्न पे लाके खड़ा करते हैं? मैं समझना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है काफी, कि उसको किस तरह के लेवल की जॉब मिलती है इसके बाद। सर आज के दिन जितनी भी सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल में एयरटेल के वाइस चेयरमैन अखिल गुप्ता जी हेड करते हैं, ऐसी विभिन्न जो भी सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी है, NSDC बनी है, उसमें LNT के चेयरमैन NK नायक जी हेड करते हैं। इन लोगों ने इंडस्ट्री में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग 3 से लेके 5 महीने, 6 महीने के ऐसे कुछ कोर्सेज तैयार किए हैं जो अगर बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करके जाता है तो उसको इंडस्ट्री में रेडीली जॉब अवेलेबल है। आज इशू ये है कि आज जितनी भी हमारे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स आई हैं उसका पेनिट्रेशन मीडिया के माध्यम से, आप जैसे सज्जन व्यक्तियों के माध्यम से ग्रास रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। आज
हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। यहाँ की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। उस गांव से जो बच्चे निकल के आते हैं, उन बच्चों को अगर अपनी हायर स्टडीज के साथ साथ एक आजीविका चलाने का एक मौका मिले, जहाँ पे वो एक क्रैश कोर्स करके जिस शहर में पढ़ने जाते हैं वहीं पे पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर पाएं, तो ये उनके और उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उनके लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा जहाँ पे अपनी हायर स्टडीज को भी वो कैरी ऑन फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही सरकार ने इन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन भी वो कोर्सेज चलाए हैं, जिन भी वो कोर्सेज को चलाने के साथ साथ जहाँ पे वो अपनी जॉब के साथ साथ अपनी हायर स्टडीज को भी बैचलर इन वोकेशनल के थ्रू जारी रख सकता है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन अब हमारा अभी थोड़ा सा फोकस यहाँ पर है। ये तो हो गए वोकेशनल कोर्सेज या फिर आप अपनी स्किल सेट को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक बच्चा चाहेगा कि वो एक ग्रेजुएशन करे, उसके बाद अगर और क्षमताएं हैं और जिस तरह की चीज में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करे और अपने कैरियर को जितना बड़ा विस्तार दे सकता है वो दे। इनफैक्ट स्किल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर हम अभी और थोड़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। प्रीतिका जी, तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं आर्ट्स की स्ट्रीम को पकड़ूं, उस स्ट्रीम में मेरे लिए क्या क्या कोर्स अवेलेबल है? क्योंकि एक समय में तो ये था कि अगर आपने आर्ट्स ले लिया, आप बीए कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, भूल जाइए, पता नहीं कौन सा जॉब लगेगा नहीं लगेगा। सर, आज के बाद दो तरह की ऑप्शंस होती हैं बच्चों के पास। एक तो हो गए कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, लाइक आपने जिस सब्जेक्ट्स में अपनी 12th करी है, आप उसी में अपना अंडरग्रेड प्रोग्राम करो। जैसे आप साइकोलॉजी की बैचलर कर सकते हो, आप फिलोसफी के बैचलर कर सकते हो, आप बीए इकोनॉमिक्स कर सकते हो। एक हो गया न्यूट्रल प्रोग्राम्स। न्यूट्रल जो कोर्सेज होते हैं, वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसको परस्यू कर सकता है। उसमें आता है आपका लॉ, एंड देन आपका जर्नलिज्म आ गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। आजकल जो अपकमिंग प्रोग्राम्स है, जैसे बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं, व्लॉगर्स बन रहे हैं, फैशन कंसल्टेंट्स बन रहे हैं, एंड देन विजुअल कम्युनिकेशन में बच्चा जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकता है। आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। सो ये है जो न्यू एज प्रोग्राम। तो बच्चे की चॉइस क्या है? बच्चा कन्वेंशनल प्रोग्राम करना चाहता है या नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम करना चाहता है? क्योंकि आप देखोगे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी विद द टाइम चेंज हुई है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितनी भी आप ये बोलो कि ग्लोबल लेवल की कंपनीज हैं, वो एनालिस्ट और स्पेशलिस्ट लोगों को हायर कर रहे हैं। उनको एक वो भी एम्प्लॉय चाहिए जो फिलोसोफर हो, उनको ऐसा भी एम्प्लॉय चाहिए जो साइकोलॉजिस्ट हो। सो इसलिए आज का जो टाइम है इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, लिबरल एजुकेशन का। सो बच्चे को अपना स्किल और अपना एकेडमिक इंटरेस्ट दोनों को मैप करके बच्चा एक कोर्स खुद का ही स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे वो इकोनॉमिक्स के साथ आप बोलो कि वो डांस भी रख सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स रख सकता है। अगर बच्चे का स्पोकन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बच्चा जर्नलिज्म में जा सकता है। सो आज के बाद मेरे अकॉर्डिंग एंडलेस ऑप्शंस है। ये कहना गलत कि सिर्फ साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे के पास एंडलेस ऑप्शन है। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे के पास एंडलेस ऑप्शंस है। बिल्कुल है, और आपने जैसे कहा अपनी रुचि के हिसाब से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अच्छा लिख बोल पढ़ सकते हैं आप, तो आपके लिए जर्नलिज्म और मीडिया के कोर्सेज, और ऐसा नहीं कि जर्नलिज्म में आपको सिर्फ किसी टीवी या अखबार में नौकरी करनी है, बहुत सारी पीआर फर्म्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी जगह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्स, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है, ये सारी चीज़ें आर्ट स्ट्रीम के लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और अच्छे कोर्सेज, पहले तो ये होता था कि कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में नहीं गए तो कोर्स अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन अब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्स आपको उपलब्ध कराती है, जिनकी चर्चा डेफिनेटली हम अपनी सीरीज के अगले एपिसोड्स में करेंगे। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं यहां पर, फिर थोड़ा दूसरी जो कॉमन स्ट्रीम से, चलिए आर्ट से आगे बढ़ेंगे, कॉमर्स, साइंस, उसमें अदर देन इंजीनियरिंग या फिर सीए, सीएस के अलावा क्या ऑप्शंस आपके पास बढ़िया हो सकते हैं, उस पर बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। कोर्स सिलेक्शन ऑप्शन ही हमारी खास सीरीज, जिसमें आज जो हम एक तरीके का फाउंडेशन बना रहे हैं और आगे आने वाले समय में और इन डेप्थ लेके जाएंगे पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के साथ। तो मानवी, हमने ब्रेक से पहले बात कर ली आर्ट्स की, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो अब कॉमर्स में हम जानते हैं कि काफी सारे, लेकिन क्या लोग जनरली उसको अकाउंटेंसी से जोड़ के देखते हैं, या फिर आप सीएस कर लीजिए, लेकिन शायद इतना नहीं। अब स्कोप कितना बढ़ गया और क्या क्या कर सकता है एक बच्चा?
कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। अब अकेला ये नहीं रहा है कि आपको बीकॉम ही करना है या बीबीए ही करना है। इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोप है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में बहुत स्कोप है, एक्चुअल साइंस में बहुत स्कोप है। उसके बाद बच्चा ये भी सोच सकता है कि मुझे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना है, अगर उसका स्पोर्ट्स में, खेलों में शौक है और उसको उसका मैनेजमेंट पार्ट सीखना है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी कर सकता है, ब्रांड मैनेजमेंट कर सकता है। और इन सब में आजकल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप ऑफिस ऑटोमेशन में भी डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर कॉमर्स वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस में भी जा सकता है अगर उसके पास मैथ्स है तो कंप्यूटर साइंस में बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकता है, बीसीए कर सकता है। तो ये सारा स्कोप ओपन है आजकल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ। ऑल्सो जितना आपके 16 डोमेन्स जो सीबीएसई ने निकाले हैं उसमें 90% कोर्सेज में बच्चा विथ कॉमर्स विथ मैथ्स बैकग्राउंड जा सकता है, एंटर कर सकता है। तो ऐसा बहुत रिजिड नहीं रह गया है कि आप ये कोर्स नहीं ले सकते हो कॉमर्स के बाद। आप कॉमर्स के बाद बहुत सारे ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वेरी ट्रू। अब अगर मैं साइंस की बात कर लूँ, हम जानते हैं साइंस में या मैथमेटिक्स के साथ काफी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, लेकिन न्यू एज ऑप्शंस क्या हैं? वो कन्वेंशनल ऑप्शन हम सब जानते हैं, लेकिन नए ऑप्शंस क्या हैं? मानवी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ जी, ओके। सो साइंस के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर साइंस बायो के साथ लिया है तो अगेन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इज़ अ वेरी वेरी अपकमिंग फील्ड। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसमें। एंड अभी हमारी अपोलो और फोर्टिस के डायरेक्टर से भी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे उनको ज़रूरत है कि बच्चे बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पढ़ें और अकेला एमबीबीएस और डॉक्टर की डिग्री ना पढ़ें। सो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी डिग्री है। तो साइंस के बाद आपका ये सारा स्कोप ओपन हो जाता है कि आप और भी चीज़ें कर सकते हो अकेला बीडीएस या एमबीबीएस के अलावा। और इन सब के लिए हिंदुस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या इन सब के लिए हिंदुस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं? डेफिनेटली। अगर आप हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स देखोगे उसमें आज ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं इवन नंबर ऑफ डॉक्टर्स से। लोग चाह रहे हैं, आई मीन इंडस्ट्री चाह रही है कि लोग हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स पढ़े। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स बेसिकली क्या है? डेटा साइंस और हेल्थ इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। और अगर बच्चा इसमें पास आउट हो रहा है उसको इमीडिएटली जॉब मिल रही है 20,000 से लेकर 40,000 तक, डिपेंडिंग उसका बाकी स्किल सेट क्या है। जी राइट। तो कुल मिला के पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी आपको पहले से बनानी पड़ेगी। उसका क्या तरीका है वो हमने डिस्कस किया। और जहां तक स्ट्रीम्स की बात है तो एक से बढ़कर एक कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अब यहां से थोड़ा विस्तार में जाएंगे आगे कि कैसे। अब ये तो बता लिया कि करना क्या है, लेकिन वो कैसे होगा। तो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, टाइम तो आपको पता ही है, कंज्यूमर अड्डा का नोट करके रखिए। और वहां पर हम क्या बता रहे हैं पर्टिकुलर दिन वो आपको बता देते हैं। मंडे को हम आपके लिए क्या लेकर आने वाले हैं? तो मंडे को हम बताएंगे साइंस के ऑप्शंस। अभी हमने बातचीत की कि ये ऑप्शन है, लेकिन इन डेप्थ जाएंगे कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज, किस तरह के कोर्सेज, कितनी फीस, ये सारी जानकारी आपके लिए। इसके अलावा आगे बढ़े, अगर हम मंगलवार की बात करें तो कॉमर्स के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, कितनी तरह की स्ट्रीम्स है, साइंस कॉमर्स दोनों को मिला के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होगा। और बुधवार को बात हो जाएगी एक बार फिर से ह्यूमैनिटेरियंस की, आर्ट्स की, कि यहां पर आप किस तरीके से अपने कैरियर को बढ़िया शेप दे सकते हैं। और हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल आज के लिए आप सभी तीनों मेहमानों का शामिल होने के लिए शुक्रिया। एडवांस में आपको शुक्रिया फिर से कि आप आगे भी हमारे साथ शामिल हो। और इन विषयों पर हम और विस्तार के साथ अपने दर्शकों को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।